ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राज्य सरकार ने रोड शो और बैठकों के लिए जिन शहरों का चयन किया, उन शहरों को चयनित करने की भी एक खास वजह है। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने ये बताया है कि टारगेट करते हुए रोड शो आयोजित किए गए, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, वेलनेस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर कवर हो सकेगा। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक कुछ बड़े शहरों से कुछ महत्वपूर्ण लीड भी मिली है, जिस पर काम किया जा रहा है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखेंगे। हर एक रोड शोज में हमने एक फोकस सेक्टर आइडेंटिफाई किया है। जैसे अहमदाबाद में हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगेगा, मुंबई में जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फोकस में रहेगा, साथ ही वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे फोकस में रहेगा, और मुंबई और दिल्ली ये दोनों में होटल इंडस्ट्री भी हमारे फोकस में रहेगा। चंडीगढ़ में रियल एस्टेट प्लेयर्स हमारे फोकस में रहेंगे, और हैदराबाद जाएंगे तो एनर्जी सेक्टर के प्लेयर्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, खासतौर पर हाइड्रो पावर में वो फोकस सेक्टर रहेगा। चेन्नई में जाएंगे तो चेन्नई में स्वास्थ्य के सेक्टर फोकस में रहेगा और उच्च शिक्षा के सेक्टर फोकस में रहेगा। बेंगलोर में आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा। लेकिन ये फोकस सेक्टर के अलावा अन्य सेक्टर में भी संभावनाएं उस जगह पे तलाशी जाएंगी। केवल एक सेक्टर जो है विशेष रूप से फोकस में रहेगा। हर एक रोड शो तो आपको बताते चले, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ये जो प्लान है वो तैयार किया गया, तमाम तरह की जो टारगेट है वो भी सेट कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सेक्टर के हिसाब से टारगेट सेट किया गया है, जिसको लेकर ये रैली की जाएगी। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार की तरफ से विशेष प्लान तैयार किया गया, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है उसका जो रूट प्लान है वो टारगेट के हिसाब से तय किया गया है। सामान्य तौर पर सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार लिए रोड शो या विदेश नहीं जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन के पीछे जो पूरी टीम है वो राज्यवार और विदेश में जिन शहरों पर टारगेट है उनका एक गोल लेकर आगे बढ़ रही है। जैसे मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फोकस किया गया है, चंडीगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर को फोकस किया गया है, अहमदाबाद में फार्मा, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग को फोकस किया गया है, और वहाँ से कई कंपनियाँ, कई इंडस्ट्री राज्य सरकार के संपर्क में हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार चाहती है कि जो उसका टूर हो, जो उसका पैसा खर्च हो, वो जाया ना हो, ख़राब ना हो और उसका सदुपयोग हो सके, लिहाजा तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा वो दिव्य भव्य होगा, और MOU सिर्फ नहीं करने हैं, योजनाओं की ग्राउंडिंग, फैक्ट्रियों के निर्माण की ग्राउंडिंग मौके पर होनी है जिस दिन प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में होंगे। तो इसीलिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, और सचिव मुख्यमंत्री जो डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम हैं वो इस पूरे विषय को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि कुछ खास शहरों का भी चयन किया गया, तो वो खास शहर कौन कौन से हो सकते हैं? जी देखिए, अगर मैं देश की बात करूं तो देश में मुंबई है, लुधियाना है, चंडीगढ़ है, अहमदाबाद है, और एक शहर और प्रस्तावित हो रहा है, इंदौर। इन सभी शहरों के पीछे रोड शो की वजह यह है, उनको टारगेट किया जा रहा है कि वहां जिस इंडस्ट्री की ज़्यादा मांग है, जिस इंडस्ट्री का काम ज़्यादा है, उसको उत्तराखंड आकर्षित किया जाए, क्योंकि मुंबई में बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स और बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं। इसी तरीके से जो अहमदाबाद है वो फार्मा में, मैन्युफैक्चरिंग में और रियल इस्टेट में, साथ ही चंडीगढ़ रियल इस्टेट में काफ़ी आगे है। जहाँ तक मैं विदेश की बात करूँ तो 25 से 28 पहला दौरा लंदन का है, इसके बाद सिंगापुर और ताइवान और दुबई की तैयारी है। लंदन में एक बड़ी यूनिवर्सिटी से एक टिप मिली है, उनका इंडिया में कैंपस अभी तक कहीं नहीं है। अगर यहाँ बात बन जाती है तो इंडिया का पहला कैंपस उत्तराखंड में होगा। तो पूरा टारगेट करके, रूट सेट करके, अपना बिजनेस सरकार तय करके आगे बढ़ रही है, ताकि कहीं बेवजह न जाया जाए और जो काम हो वो ठोस हो, कॉन्क्रीट हो।
बिल्कुल। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुदीप बहुत शुक्रिया आपका। चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को शुरू हुए अब लगभग 5 महीने बीत चुके हैं। इन 5 महीने में 40 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजीन्द्र अजय का कहना है कि सरकार के स्तर और बद्री केदार समिति के तीर्थ यात्री, आपको बता दें कि जो धामों में पहुंचे हैं उनकी यात्रा सुगम और सरल हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, इस वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में धामों के कपाट खुल चुके थे और आप तुलना करेंगे गत वर्षों के मुकाबले तो इस वर्ष जो श्रद्धालुओं के तीर्थयात्रियों का आने का जो ट्रेंड है वो नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर है। अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच चुके हैं और इस वर्ष अगर गत वर्षों के मुकाबले हम तुलना करें तो मानसून सत्र में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे हैं और जैसे अब मानसून का असर कम हो रहा है तो उसके बाद अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं और इस वर्ष जो कपाट बंद होने की समयावधि है वो लगभग नवंबर के द्वितीय और या तृतीय सप्ताह में कपाट बंद होंगे। देखिए, इस वर्ष अप्रैल तो मसूरी मासोनिक लॉज पर जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई करते हुए मासोनिक लॉज में नवनिर्मित 3 मंजिला में करीब 40 फ्लैट्स को सील कर दिया गया। वहीं मासोनिक लॉज में चल रहे अवैध निर्माण को भी रोक दिया गया और मसूरी एसडीएम नंदन कुमार के निर्देश के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और एमडीडीए के अधिकारियों के साथ मासोनिक लॉज बस स्टैंड पर नगर पालिका के द्वारा निर्मित करीब 40 फ्लैट्स को सील कर दिया गया। वहीं अनाधिकृत रूप से फ्लैट्स में रह रहे लोगों को भी हटाया गया, जहां 40 फ्लैट्स के सामने पीली बिल्डिंग डिमरी निवास से सटा कर किया जा रहा अवैध निर्माण को भी रोक दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन और एमडीडीए की तरफ से की गई कार्रवाई का विरोध जताया है। सुप्रीम कोर्ट में तारीख दी जिसमें ये एमडीडीए के बायलॉज के खिलाफ जो निर्माण हो रहा था इसमें जो है इसको सील की कार्रवाई की में जो तो सारे कमरे हैं इनको जितने भी आदेश होते हैं 40 कमरों को जो है सील किया। ये कहना चाहेंगे कि मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ डिमरी निवास का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी मसूरी को ये पता है कि 4.5 साल से ये काम चल रहा है। आज पूरा बस अड्डा पुनर्निर्मित हुआ, इतना सुंदर निर्मित हुआ, सारी दुकानें मिली, लोगों को रोजगार मिला, टैक्सी स्टैंड इतना सुंदर बना, सब कुछ व्यवस्थाएं हुई, नीचे भी आवासीय योजनाओं का काम चल रहा है। जब 4.5 साल से अगर इलीगल काम था तो चाहे एमडीडीए हो चाहे शासन प्रशासन हो, तब से ये लोग कहाँ थे जो ये 4.5 साल बाद आ जाएंगे? मेरा सवाल तो सिर्फ एक सरल सवाल है। और क्या मानते हैं कि एक कार्रवाई करना भी इसको कितना वो मान रहे हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, यह कार्रवाई अब वो पूर्ति की ओर है। काम रही कितना गया उस कमरों में, आप देख सकते हैं जाकर। देखिए, ये जो प्रकरण था ये पहले से पीठासीन महोदय के अध्यक्ष इसमें सुनवाई चल रही थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत में भी ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमारी तरफ से भी लगातार कार्रवाई की गई थी। आज सुनवाई के दौरान पीठासीन महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि इसमें सीलिंग की कार्रवाई की जाए। उसी के अनुपालन में पूरी टीम आज पुलिस बल के साथ यहाँ मौजूद है और कार्रवाई हमने की है। कि अभी जिस तल पर हम खड़े हैं इससे नीचे 3 तल थे जिनमें कार्य चल रहा था, वो समस्त तल में पूर्ण रूप से निर्माण सील कर दिया। तो ऐसे में अगर कोई सील खोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी सील खोलता है ये जिस बिल्डिंग में सील हुई है, जो उसका स्वामित्व है जिसके पास, सीलिंग ऑर्डर में भी और उसको सूचित भी किया जाता है कि अगर गलतीवश या किसी के और के द्वारा भी सील तोड़ी जाती है तो उसकी सूचना तत्काल एमवीडी कार्यालय में उपलब्ध करें, जिससे कि पुनः वो सील कर दिया। ये कहना बिल्कुल ही गलत है। आपको पता है माननीय उच्च न्यायालय जब इस मामले का संज्ञान लिया है तो और लगातार प्राधिकरण की तरफ से भी कार्रवाई की गई। इसमें आज आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां उत्तराखंड में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए छात्रों को अंतिम मौका दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य में प्रवेश से वंचित रह गए छात्र छात्राओं के लिए एक बार फिर से समर्थ पोर्टल खोले जाने के निर्देश दे दिए, ताकि छात्र ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर महाविद्यालय में अपना एडमिशन ले सके।
प्रदेश में 17 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर तक एक आयुष्मान भव कैंपेनिंग पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है और जिसके तहत कि पूरे प्रदेश में 700 जो है ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाएंगे। एक विधानसभा में 10 कैंप लगाए जाएंगे और लगभग 2 लाख लोगों को जो है ई रक्त पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और ब्लड डोनेशन कराया जाएगा। साथ में देहदान और अंगदान पे भी एक बड़ा अभियान हम ले रहे हैं आजकल और जन जागरूकता इस पे कर रहे हैं। 10,000 लोगों को जो है इसके लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके लिए आज हमने एक बड़ी बैठक भी हुई है। अभी तक लगभग सैकड़ों लोगों ने अंगदान और देहदान के लिए भी फॉर्म भर चुके हैं। तो खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त होगी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में जिले में आयोजन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने अपने कार्यालय कक्ष में रेखीय विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगर पालिका नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें हमारे वीरों का नमन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें हमारे जो वीर हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। मेरा खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड में खेल प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर 60 से 75% सब्सिडी देने की बात कही है। साथ ही अल्मोड़ा पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि धामी सरकार खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है, तो वहीं प्रदेश और जनपद स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने पर सब्सिडी देने का प्रयास भी कर रहा है। इसके तहत संस्था या व्यक्ति द्वारा स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने पर पहाड़ी क्षेत्रों में 75% और मैदानी क्षेत्रों में 60% सब्सिडी देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। खेल विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि हमारे युवाओं में बहुत अच्छी खेल प्रतिभा है। इन खेल प्रतिभाओं के लिए उनके लिए अधिक से अधिक उनके गेम्स के लिए एकेडमीज खुले ताकि उनको सीखने से लेकर उनके प्रशिक्षण से लेकर सब चीज़ें यहीं पे मुहैया अपने प्रदेश में या अपने उस जनपद पर उपलब्ध हो सके। उसके लिए विभाग प्रयास कर रहा है कि जो कोई भी संस्थाएं, कोई भी व्यक्ति जो कि स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहे, पहाड़ी जनपदों में खोलना चाहे तो हम उनको 80-75% सब्सिडी हम देंगे। मैदानी जनपद में खोलना चाहे तो हम 60% सब्सिडी देंगे। तो इस प्रकार का विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है ताकि हमारे खिलाड़ियों को जो है उनके प्रशिक्षण के लिए अच्छे कोच उनको मिल सके, अच्छी सुविधाएं उनको मिल सके। खेल तो राज्य सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत पर्यटन विभाग अल्मोड़ा के माध्यम से 27 वृद्ध तीर्थयात्रियों के जत्थे को अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने पर्यटन कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तीर्थयात्री प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे, जिसमें रहना, खाना तथा आने जाने की व्यवस्था पर्यटन विभाग के माध्यम से निःशुल्क की गई है। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने सभी तीर्थयात्रियों को संबोधित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में इस योजना को संचालित किया गया था। आज फिर से सरकार ने इस तीर्थाटन को संचालित किया, इसके लिए वे सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ योजना के अंतर्गत आज ये लोग जा रहे हैं। मैं जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तो उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मैं मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई, इसकी पहल करी और आज इस सरकार द्वारा इसको आगे जारी रखा गया है। और मैं सभी तीर्थयात्री जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं,
क्योंकि 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनके लिए, हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जहाँ लाखों लाख हज़ारों पर्यटक हमारे देसी विदेशी यहाँ पर आते हैं, जो तीर्थाटन करने के लिए आते हैं धार्मिक के रूप में, तो आज इनको भी ये सरकार द्वारा सौभाग्य प्राप्त किया गया है। तो मैं इसके लिए सरकार, प्रदेश सरकार को, विभाग को और पूर्व मंत्री हरीश रावत जी को बधाई देता हूँ। पंडित दीनदयाल